हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। मैं डॉक्टर ममता शुक्ला, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल लोही, रीवा, मध्य प्रदेश से आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की विज्ञान और उसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 4। हमारा अध्याय 4 है परमाणु की संरचना। इसे आगे हम कई भागों में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणु एवं अणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वो मिलकर के बने हुए होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है, और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं या फिर परमाणुओं के भीतर भी अन्य छोटे छोटे घटक विद्यमान होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें आज के अध्याय में मिलेगा। हम अपरमाणु कणों एवं परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हमें यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। यदि हम परमाणु की संरचना की बात करें तो 19वीं शताब्दी के अंत में ही वैज्ञानिकों के समक्ष बड़ी चुनौती थी परमाणु संरचना एवं उसके गुणों के बारे में पता लगाने के लिए। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर वैद्युत तथा विभिन्न प्रकार पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिलता है। अब ये स्थिर विद्युत क्या होता है, इसके लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। हम पहला क्रियाकलाप ये करते हैं कि सूखे बालों में कंघी लीजिए और उस कंघी को सूखे बालों में रगड़िए और इसके पश्चात उस कंघी को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाइए। देखिए, जैसे हम सूखे बालों में कंघी को रगड़ते हैं और कंघी को कागज के टुकड़ों के पास में लाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कंघी में कागज के टुकड़े चिपकने लगते हैं। ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है कागज के टुकड़ों को। ऐसा क्यों हुआ? हम ये देखते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। अब ये विद्युत आवेश कहाँ से आते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो पदार्थों के आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप और करते हैं। इस क्रियाकलाप में हम एक ग्लास रॉड लेते हैं और इस ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं। रगड़ने के पश्चात इसे एक हवा से भरे बैलून यानी गुब्बारे के पास में लेकर के आते हैं, जिसके कारण एक धागे से स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटकता हुआ बैलून इस छड़ की तरफ आकर्षित होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो इसके ऊपर चार्ज निर्मित हो जाता है। इसके ऊपर धन चार्ज और बैलून के ऊपर ऋण चार्ज होने के कारण ये आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। अब देखते हैं इस क्रियाकलाप का निष्कर्ष क्या निकला। तो इन क्रियाकलापों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है, इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है तथा आवेशित कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। यदि हम पदार्थ के कणों की बात करें कि जो उनके अवयवी कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका पता कैसे लगाया गया, तो परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण एवं अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अवपरमाणु मतलब अवयवी परमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता सर जे टॉमसन ने लगाया था। अब इस इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? 1979 में विलियम क्रुक्स ने खोजा था कि जब विसर्जन नलिका में कोई गैस लेकर अत्यंत न्यून दाब पर उच्च वोल्टता लगभग 10,000 वोल्ट की जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड यानी ऋण सिरे से कुछ अदृश्य विकिरणें निकलती हैं, जो एनोड की ओर विसर्जन नलिका की दीवार से टकराकर प्रतिदीप्त यानी प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार
इनसे कैथोड किरणों की खोज हुई, जिससे बाद में इलेक्ट्रॉन का पता चला। इस प्रयोग को थोड़ा सा हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर ये बनी हुई है एक कांच की विसर्जन नलिका है। इस विसर्जन नलिका में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, 2 चालक इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। वह चालक इलेक्ट्रोड जिसका कनेक्शन विद्युत धारा के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है, वह कहलाता है कैथोड। और इस इलेक्ट्रोड का दूसरा सिरा जो विद्युत धारा के धनात्मक सिरे से विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ होता है, वो कहलाता है एनोड। तो यहाँ पर 2 प्लेट लगाई गई, एक कैथोड और एक एनोड। साथ में इसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगाया गया, जिसका कार्य क्या होता है, विसर्जन नलिका के अंदर अत्यंत न्यून दाब उत्पन्न करना। अब इस विसर्जन नलिका का संपर्क कर दिया जाता है हाई वोल्टेज के विद्युत स्रोत से। यहाँ पर लगभग 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित की जाती है। जैसे ही यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसका ये जो ऋणात्मक सिरा है, कैथोड सिरा है, इससे कुछ प्रकाश किरणें निकलती हैं जो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती हैं। और सीधी रेखा में गमन करने के पश्चात इस नलिका के इस वाले यानी धनात्मक सिरे पर जा कर के पहुंचकर प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है। और इन्हीं किरणों को जो सीधी रेखा में गमन कर रही हैं, इन सीधी रेखा में गमन करने वाली किरणों को कैथोड से निकलने के कारण इन्हें कैथोड किरणों का नाम दिया गया। ठीक है। यहाँ पर इस प्रयोग में यहाँ पर इस जगह पर धनात्मक सिरा जो है, यहाँ पर प्रकाश की किरण जो है वो प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। इस प्रकार इन किरणों का नाम दिया गया कैथोड किरणें। सर जे थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणों का नाम दिया गया और प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया कि कैथोड किरणें तीव्र गतिशील ऋणावेशित कणों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। इन्हीं कणों को बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। अब हम इलेक्ट्रॉनों के कुछ महत्वपूर्ण गुण भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन को सामान्य रूप से ई से प्रदर्शित किया जाता है। यह परमाणु का स्थायी मूल कण होता है। यह ऋणावेशित कण होता है। इसके आवेश का संख्यात्मक मान ऋणात्मक 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसका द्रव्यमान 0.0005487 AMU होता है। AMU का मतलब यहाँ पे एटॉमिक मॉस यूनिट होता है। इसका विराम द्रव्यमान 9.8 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम तथा 9.8 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये इलेक्ट्रॉन के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी होने से पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनॉल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन किरणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर किंतु विपरीत था। यहाँ पर अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉनों का आवेश जो था कैसा था, ऋणात्मक था। तो ये जो किरणें हमको कैनॉल किरणें मिली, वह इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेश की यानी धनात्मक आवेश की थी तथा इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था और इन किरणों को प्रोटॉन नाम दिया गया। इस प्रकार जो दूसरा अपरमाणु कण था, वह इलेक्ट्रॉन से इसका द्रव्यमान जो था वह लगभग 2000 गुना अधिक था और इसका पता लगाया था ई गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने। 1886 में ई गोल्डस्टीन ने छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया तथा विद्युत विसर्जन नलिका में कोई गैस लेकर अत्यंत न्यून दाब पर उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की, तो पाया कि एनोड यानी धन ध्रुव से भी कुछ अदृश्य विकिरणें निकलती हैं, जो कैथोड के छिद्रों से निकलकर ZnS से लेपित विद्युत विसर्जन नलिका की दीवार से टकराकर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। इसे कुछ चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी पूर्व की तरह ही विसर्जन नलिका है, 2 कैथोड और एनोड सिरा है। ये सिरा कैथोड प्लेट का है, ये एनोड प्लेट है। यहाँ पर कैथोड प्लेट जो है वो छिद्रित थी, ठीक है, इस पे छिद्र बने हुए थे। अब क्या होता है कि
सेम यहाँ पर भी कनेक्शन वैक्यूम से कर दिया जाता है, इसमें भी न्यून दाब निर्मित किया जाता है और इसका कनेक्शन हाई वोल्ट की विद्युत धारा से लगभग 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा से इसका कनेक्शन कर दिया जाता है। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता था कि पिछले वाले प्रयोग में जब प्लेन प्लेट लगी थी तो कुछ किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। यहाँ पर क्या होता है, चूंकि विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो इन छिद्रित इलेक्ट्रोडों से निकल करके, और यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि कुछ किरणें इस विपरीत दिशा में हमको यहाँ पर आती हुई दिखाई देती हैं, जो एनोड से कैथोड की ओर गमन करती हैं। अब यहाँ पर किरणें धनात्मक साइड यानी एनोड से आकर के गमन कर रही हैं ऋणात्मक प्लेट की तरफ, और इसके ऋणात्मक सिरे की तरफ यानी कैथोड की तरफ आकर के इसकी दीवार पर एक दीप्त उत्पन्न प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और एनोड से निकलने के कारण इन किरणों को कैनाल रे का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये दूसरा प्रयोग था। दोनों प्रयोग लगभग सिमिलर हैं, बस यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो छिद्रित इस्तेमाल किया गया था। जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड की ओर गमन करते हैं कैथोड से, यानी कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं, जबकि ये जो कैनाल रे हैं वो एनोड से कैथोड की ओर गमन करती हैं, और यहाँ पर कैथोड वाले सिरे की तरफ कांच की नली में प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार हुई थी प्रोटॉन की खोज। इन किरणों को एनोड किरणें, धन किरणें अथवा कैनाल किरणों का नाम दिया गया। बाद में इन्हीं किरणों से रचक धनावेशित कणों को प्रोटॉन कहा गया। प्रोटॉन कई नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन नाभिक पर अल्फा कणों की बमबारी करके भी मुक्त प्रोटॉन प्राप्त किया था। अब हम प्रोटॉन के गुण पढ़ लेते हैं। ये परमाणु का दूसरा रचक कण है। पहला हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, दूसरा अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटॉन। इसे हम H1H1 या P से प्रदर्शित करते हैं। यह परमाणु का सर्वाधिक स्थायी मूल कण होता है। यह धनावेशित होता है तथा इसमें आवेश का संख्यात्मक मान 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। साथ ही इसका द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम या 1.00727 AMU होता है। तो ये कुछ प्रोटॉन के गुण हुए। अब पदार्थ में हम जानते हैं कि तीसरा भी कण होता है, वो होता है न्यूट्रॉन। अब इसकी खोज कैसे हुई? तो सन 1932 तक यह माना जाता था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही केवल पाए जाते हैं, लेकिन सन 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम या बोरॉन की पतली शीट पर अल्फा कणों की बमबारी से परमाणु के तीसरे अपरमाणु कण न्यूट्रॉन को भी खोज लिया। तो इस प्रकार पदार्थ में 3 प्रकार के कण खोजे गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आवेश था ऋणात्मक, प्रोटॉन पे आवेश था धनात्मक, जबकि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। अब इसके गुणों के बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है इसे N से प्रदर्शित करते हैं। यह परमाणु का स्थायी मूल कण होता है। यह उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम अथवा 1.008065 AMU होता है। हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं में यह पाया जाता है। इस प्रकार पदार्थ के 3 कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज हुई, जिनमें से इलेक्ट्रॉन को हम P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इकाई तथा इसका आवेश +1 होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य तथा इसका आवेश -1 माना जाता है। यहाँ पर हमें तीनों कण दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे निगेटिव चार्ज के साथ बाहर की तरफ पाए जाते हैं, जबकि प्रोटॉन जो है वह इसके केंद्र में होते हैं और ये धनावेशित कण होते हैं। साथ ही केंद्र में एक और कण भी पाया जाता है जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं, जो उदासीन होते हैं, अर्थात इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इस प्रकार ये हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऐसा माना गया है कि परमाणु प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते रहते हैं।
साथ ही यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब हम बात करते हैं कि इन कणों की संरचना कैसी होती है। इसे हम कंपैरेटिव स्टडी में यानी तुलनात्मक अध्ययन भी हम इनका कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। यदि हम आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जबकि प्रोटॉन का जो आवेश होता है उसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन की एक परमाणु द्रव्यमान का 1/1840 भाग इसका होता है, जबकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन की एक परमाणु के द्रव्यमान के 1.007335 के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के ही बराबर होता है। यदि हम स्थिति की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ये नाभिक के चारों तरफ निश्चित ऊर्जा वाले कक्षों में चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और न्यूट्रॉन भी नाभिक में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को यदि हम संकेत की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हैं। चार्ज हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव तथा न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। तो इस तरह हम इसकी तुलनात्मक अध्ययन भी इन तीनों कणों का कर सकते हैं। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य तथा अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज होने के बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को भी गलत साबित कर दिया गया। यदि हम परमाणु संरचना की बात करें कि कब ये बात की पुष्टि हुई, तो अब यह जानना आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित होते हैं। इसको समझाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया, जिनमें से जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। और टॉमसन ने किसका मॉडल प्रस्तुत किया था? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर जे टॉमसन कौन थे। ये ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे जे टॉमसन, जिनका जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण इनको 1906 में इनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज के कैवेंडिश प्रयोगशाला के निर्देशक थे तथा उनके शोध के 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये थे सर जे टॉमसन। अब आइए इनके मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। सर जे टॉमसन का जो मॉडल था, इन्होंने 1904 में परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोले के रूप में होता है, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन समान रूप से इस प्रकार वितरित रहते हैं कि परमाणु गोले में कोई आवेश शेष न रह जाए। सर जे टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस के केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे हुए सूखे मेवों की तरह थे, जिसे इन्होंने तरबूज के उदाहरण में भी समझाया था। तो जिसके अनुसार परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा हुआ होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे रहते हैं। यदि हम चित्र में समझें तो इनका सर थॉमसन का मॉडल कुछ इस प्रकार था। ये एक तरबूज है, इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेड कलर का पोर्शन है जिसे हम सामान्य रूप से खाने में प्रयोग करते हैं। तो ये जो चारों तरफ फैला हुआ रेड भाग है, यह धनावेशित भाग होता है, जबकि जो इसका इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन है? जैसे ये जो दाने इसमें दबे हुए दिख रहे हैं, उन दानों को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो इस प्रकार सर थॉमसन ने पहला
परमाणु से संबंधित, परमाणु इलेक्ट्रॉन से संबंधित पहला मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसके आगे के फिर और वैज्ञानिक आए जिनमें से रदरफोर्ड हैं, बोर हैं, जिन्होंने अपने अलग अलग मॉडल दिए थे, जिसका अध्ययन हम इसके आगे वाले भाग में करेंगे। तो बच्चों, थॉमसन ने क्या प्रस्तावित किया था? परमाणु धनावेशित गोले का बना हुआ होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। अब इनकी कुछ सीमाएं भी थी, कुछ लिमिटेशंस थी। यद्यपि थॉमसन के मॉडल में परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। तो इसके बाद के मॉडल फिर कौन से थे? रदरफोर्ड और बोर के मॉडल आए, जिनके माध्यम से परमाणु कणों की स्थिति संरचना को और डिटेल में समझाया गया। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने जो सीखा उससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को एक बार दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न है, कैनाल किरणें क्या होती हैं? तो इसका उत्तर है, कैनाल किरणें धनावेशित विकिरण हैं जो वोल्टेज देने पर एनोड से कैथोड की ओर जाती हैं। इन किरणों में प्रोटॉन नामक धनावेशित कणों का समावेश होता है। इनकी खोज 1886 में ई गोल्डस्टीन ने की थी और इन्होंने कौन सा प्रयोग किया था? छिद्रित कैथोड लेकर के और विसर्जन नलिका में प्रयोग किया था, जिससे खोज हुई थी कैथोड किरणों की, कैनॉल किरणों की। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उसमें कोई आवेश होगा अथवा नहीं? तो एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण तथा एक प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। दोनों कणों का आवेश बराबर हुआ, इसलिए किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन है यदि उसमें, तो उसमें कोई आवेश नहीं होगा। इस प्रकार वह परमाणु उदासीन होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो अभी हमने समझा कि थॉमसन के परमाणु मॉडल से संबंधित जिस मॉडल को प्रस्तुत किया गया था उसे उन्होंने धनावेशित गोले के रूप में माना था, जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह धंसे हुए थे। और इस मॉडल के अनुसार धनात्मक गोला ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। अब अगला प्रश्न है, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? तो जे थॉमसन ने सिद्ध किया था कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन सभी तत्वों के लिए आवश्यक थे और अपने परमाणु मॉडल में उन्हें केक के सूखे मेवों तथा तरबूज के बीजों के रूप में भी माना था, परंतु वे नाभिक की स्थिति और अनिवार्यता का अनुमान नहीं लगा पाए थे। उनका मॉडल परमाणु के आवेश, द्रव्यमान तथा ऊर्जा की कक्षाओं की व्याख्या नहीं कर पाता। ये जे थॉमसन मॉडल की जो है वो लिमिटेशंस हैं। अगला प्रश्न बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो बच्चों बताइए, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। प्रोटॉन पर धनावेश तथा न्यूट्रॉन पर ये उदासीन होते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को पी से तथा न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हैं। और इन तीनों कणों का तुलनात्मक अध्ययन हम इस सारणी के माध्यम से भी कर चुके हैं, तो इनके माध्यम से भी हम इसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने सीखा परमाणु के इन 3 रचक कणों के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ये देखा, ये जाना कि इनकी खोज कैसे हुई, कैसे वैज्ञानिकों के प्रयास के माध्यम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तीनों कणों की खोज हुई। और इलेक्ट्रॉन से संबंधित सर जे थॉमसन के मॉडल के बारे में पढ़ा, उन्होंने क्या अवधारणाएं दी, क्या प्रस्तावित किया अपने मॉडल के माध्यम से, और साथ में देखा कि उनका जो मॉडल है उसकी सीमाएं क्या क्या हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे रदरफोर्ड और बोर का मॉडल आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।